पहला ग्रंथ पढ़िए जिसमें राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी, स्वप्न वासव दत्ता पढ़िए, राजा उदयन और वासव दत्ता की प्रेम कहानी, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़िए, शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी। मैं कह रहा हूं दिमाग खुल जाएगा और आपको लगेगा कि ये सब जो सांगारिक बातें की जाती हैं ये सब तो उसके आगे कुछ नहीं है, धूल धूसरित कण है। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये मैं इस आधार पे कह रहा हूं कि आप में से बहुतों को ने ये शब्द तो सुना होगा कि संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस, पर ये कहा किसने था? ये कहा था सर विलियम जोन्स ने, जो कैलकाटा हाई कोर्ट के जज थे सन 1790 के आसपास के दौर, यानी आज से तकरीबन 200-225 साल पहले। कैलकाटा हाई कोर्ट का जज मतलब उस जमाने में सुप्रीम कोर्ट का जज। और उन्होंने सबसे पहले संस्कृत सीखी। और क्यों सीखी? अभिज्ञान शाकुंतलम का मंचन हो रहा था और उसमें जो कुछ बताए जा रहे थे दृश्य, तो एक आध व्यक्ति वहां पर उपस्थित था जिसको कि थोड़ी सी टूटी फूटी अंग्रेजी आती थी। उसने जो ट्रांसलेशंस बताए तो विलियम जोन्स को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। अच्छा, ऐसी ऐसी सुंदर उपमाएं इसमें दी गई हैं। उनके मन में जिज्ञासा हुई कि मैं इस ग्रंथ को ओरिजिनल पढ़ूं। और वो जज थे तो भारतीय धर्मशास्त्र भी पढ़ना चाहते थे, वो सभी संस्कृत में था। अब उन्होंने कहा कि मैं संस्कृत सीखूं कैसे? तो कोई पंडित उनको सिखाने को तैयार नहीं होता था। कहते थे ये म्लेच्छ को देवभाषा थोड़ी सिखाएंगे। खैर बड़ी मुश्किल में, मैंने सुना है, अब ये कितना सत्य है मुझे भी नहीं पता, कि ये गुप्ता जी तैयार हुए। खैर उन्होंने उनको पढ़ाया, उन्होंने सीखी संस्कृत। और सीखने के बाद सबसे पहले 2 संस्कृत के ग्रंथों का अनुवाद किया। एक विद्याधर का हितोपदेश, जिसको आज यूरोप में फेबल्स ऑफ द बीदापाई कहा जाता है, और दूसरा अभिज्ञान शाकुंतलम और उसका चतुर्थ सर्ग जिसमें शकुंतला की विदाई का दृश्य। वो पढ़ने के बाद विलियम जोन्स रात भर टहलते रहे। उन्होंने कहा मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मानव मस्तिष्क इतनी सुंदर प्राकृतिक और सांगारिक कल्पनाएं कर सकता जो मुझे इस पुस्तक में देखने को मिला। इसलिए मैंने वो कंट्रास्ट आपको बताया कि कंट्रास्ट क्या है और हकीकत क्या है। और फिर मैं कह रहा हूं इसमें कुछ भी जायज नहीं है, सब कुछ हमारा कंट्रास्ट धर्म और मर्यादा के साथ है और उनका कंट्रास्ट पूरी तरीके से कुछ भी जायज के साथ है। इसलिए इस मानसिकता से हमको बाहर निकलने की जरूरत है। अब मैं एक बात और कहता हूं कि जब हम बाहर आए तो ये मानसिकता तो हम तब बदलेंगे ना जब कम से कम बड़े लेवल पे सरकार की तरफ से भी मानसिकता बदली हुई दिखाई पड़े। तो आप देखिए हमने एक बहुत बड़ी मानसिकता क्या की, जो अभी मेजर जनरल साहब बता रहे थे 71 की वॉर हुई, 90,000 पीपल का वॉर था। मगर उस लड़ाई के बाद भी आपको ऐसा दृश्य नहीं सुनाई पड़ा होगा जो आप सबने कुछ दिन पहले टीवी पे देखा था ना, 1 साल पहले, कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान का एक मिनिस्टर बोल रहा है, जब अभिनंदन वाला प्रकरण हुआ था उस समय, कि शाह महमूद कुरैशी साहब आए, उस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने आने से मना कर दिया। आर्मी चीफ साहब आके खड़े थे, उनके पैर कांप रहे थे। उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है शाम तक अभिनंदन को वापस कर दो वरना इंडिया 9 बजे तक अटैक कर देगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में तो कभी किसी ने यह स्वीकार नहीं किया होगा कि उनके फॉरेन मिनिस्टर के पांव कांप रहे थे। शायद 71 में भी ना किया होगा। एक विचित्र स्थिति हमारी मानसिकता में जानते क्या थी? दुनिया में जहां कहीं संघर्ष होता है तो क्या होता है, छोटा और कमजोर कहता है कि ये बड़ा और ताकतवर मुझे सता रहा है। पर यहां हम बड़े थे, हम ताकतवर थे और हम विगत 60-65 वर्षों से, कुछ हद तक अटल जी का दौर छोड़ दें तो हम सिर्फ ये कंप्लेन करते रहते थे कि हम सताए जा रहे हैं। ये विचित्र उदाहरण, हमारे बहुत से सेना के पूर्व सैन्य अधिकारी बैठे हैं। सन 48 की लड़ाई हमारे लिए एक विचित्र उदाहरण थी। सीज फायर, हमेशा हारती हुई फौज सीज फायर का डिमांड करती है। हम जीत रहे थे, हमने सीज फायर किया। अब सुनिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन जाता है? वो देश जो छोटा है, जो कमजोर है, जिसकी फौज हार रही है। यहां हम बड़े थे, ताकतवर थे, हमारी फौज जीत रही थी। 2 या 3 दिन की बात और थी, सारा पीओके हमारा होता, हम संयुक्त राष्ट्र संघ में चले गए। और इतना ही नहीं, वो डेट याद करिए क्या है, महीना कौन सा है? अक्टूबर नवंबर 1947। संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना? 24 अक्टूबर 1945। उसकी तो कोई रिकॉग्निशन नहीं थी। मेरे जो भी विरोधी मित्र हो वो मुझे शोध करके बता दें कि कश्मीर से पहले कौन सा मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में गया था। अरे हमने लेजिटिमेसी प्रदान की उसको। वो आज का संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं था, तब तक तो उसका रिकॉग्निशन, एक्सेप्टेंस, सबके ऊपर बहुत क्वेश्चन मार्क लगे थे। अरे यही चीन, इतना बड़ा देश, ये उसका हिस्सा नहीं था। तो आप ये सोचिए, हमने ऐसे विचित्र उदाहरण पेश किए, परंतु आने के बाद हमने कहा भाई नाउ द एरा ऑफ इंडिया
एज अ सॉफ्ट स्टेट इज ओवर। ये जरूर कहा जाता है कि जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया था तो सभी सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था, पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री को भी बुलाया था, परंतु पिछले 8 साल ये भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में एकमात्र 8 साल हैं जब हमने एक बार भी पाकिस्तान से ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग यानी औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की। और वो मैंने उदाहरण आपको दे ही दिया इसलिए, और यही एकमात्र ऐसे 8 साल हैं जब बगैर युद्ध के हमने 2 बार सीमा क्रॉस की है और एयर से भी अटैक किया है और उससे भी किया है। क्यों? हम उस महान परंपरा के हैं जो नाग पंचमी पे नागों को भी दूध पिला देते हैं, परंतु जरूरत पड़ने पे राजा जन्मेजय की तरह नाग यज्ञ करने की क्षमता भी रखते हैं। और मैं ये कहता हूं कि जिस दिन बालाकोट वाली घटना हुई थी उसके नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर की पहली रैली राजस्थान में थी, चित्तौड़ में। मैं भी उस रैली में था क्योंकि उस समय मैं राजस्थान में प्रभारी था। तो ये भी एक अलग अनुभव था कि आफ्टर दैट इंसिडेंस फर्स्ट जो पॉलिटिकल अपीयरेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर यहीं पर था, और मुझे मन में भाव आया कि भाई ये प्रेरणा कहां से मिली। देखिए, अब भारत शौर्य के साथ आगे बढ़ेगा, गंभीरता के साथ आगे बढ़ेगा, उदारता के साथ आगे बढ़ेगा, पर वीरता के साथ आगे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है उसकी प्रेरणा भी इसी धरती से मिलती है। तो मुझे यह पंक्ति ध्यान आती है कि कहने को तो राणा के हैं वंशज कहाते, अब राणा साहेब पौरुष अब क्यों नहीं विचारी। अरे जीने के लिए तो मरना सीखना ही होगा प्यारे, कायरता का खोल तन मन से उतारिए, और आतंक जो मिटाना चाहते हो तो लोग गांठ बांध, कोई एक मारे आप 10-20 मारे। और सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट दोनों में करके दिखाया। आज कोई नहीं कह सकता कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट है। चाइना के साथ जो कुछ हुआ अगर आप देखें तो वियतनाम वॉर के अलावा पहली बार चाइना ने कभी ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि उसने अपनी फौज कहीं आगे बढ़ा के पीछे की है। अब एक और बात कहना चाहता हूं, हमने जो नए कार्य किए उसमें बहुत बड़ा अंतर था। हमने डिफेंस की मानसिकता बदली और डिफेंस के लिए प्रोडक्शन भी शुरू किया। कभी आपने मन में आपके विचार नहीं आया कि भारत का हम अंतरिक्ष यान बना सकते थे और फाइटर प्लेन नहीं बना सकते थे? ये बात तर्कसंगत लगती है। हम इंटरमीडिएट रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाने की क्षमता रखते थे और एसॉल्ट राइफल बनाने की क्षमता नहीं रखते थे। ये बात गले के नीचे उतरती है। नहीं, हम बनाना नहीं चाहते थे। वो जो भी कारण रहा हो, मैं इसमें राजनीतिक वक्तव्य नहीं देना चाहता, परंतु हमने आने के बाद अब एसॉल्ट राइफल भी यही बन रही है, बैलिस्टिक मिसाइल भी यही बन रही है। और आप लोगों को जानकर यह प्रसन्नता होगी, बहुत से लोग जो फौज के हैं उनको जरूर पता होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल अब भारत एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गया है। फिलीपींस वो पहला देश है जिसने एक्सपोर्ट का ऑर्डर दिया है भारत से ब्रह्मोस मिसाइल। और मजे की बात यह है कि 2 डिफेंस कॉरिडोर बने हैं तमिलनाडु में और उत्तर प्रदेश में। मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, तो ये ब्रह्मोस का एक हिस्सा यूपी में भी बनेगा। ये मैं इसलिए कहता हूं, एक जमाना था यूपी में कट्टे बना करते थे, अब ब्रह्मोस मिसाइल बन के एक्सपोर्ट हो रही है। उसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि वक्त में बदलाव नहीं दिख रहा है, विकास का कोई स्वरूप नहीं दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि उन्हें उनको नज़ारे को देखने के लिए नज़र बदलने की जरूरत है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बदलाव, और एक विषय में और भी कहना चाहता हूं कि जब हमारी सोच में बदलाव आए तो एक और बात पे हमारी सोच में बड़ा बदलाव आता है। जब आपसे कभी पूछा जाए तो हम यहाँ मतलब हमें क्या करना है, जब भी भारतीय संस्कृति की बात आए तो आपसे पूछा जाए भाई भारतीय संस्कृति या हिंदू धर्म की कमियां बताइए, काट 8-10 चीजें आदमी बता देगा। क्या है साहब, देखिए ये रूढ़िवादी हैं, अवैज्ञानिक हैं, स्त्रियों के साथ भेदभाव होता था, जाति व्यवस्था है, ये होता था, वो होता था, सब चीजें बता दी है। उनसे पूछो अच्छाई बताइए, तो हम बहुत उदार थे, हम बड़े समन्वयवादी थे, तीसरा सेंटेंस ही नहीं ध्यान आता है। क्यों? अगर यही सच था, हमारे अंदर सारी बुराइयां ही बुराइयां थी, तो ये तो साइंस का दिया हुआ सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एंड इफ यू लुक एट द इंटायर global map of the history among all the great civilizations of the world,
ईस्ट से शुरू करिए, चाइनीज सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, टर्किश एम्पायर, इजिप्ट की सिविलाइजेशन, ग्रीस की सिविलाइजेशन, आपका ब्रिटिश एम्पायर, और आज का जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका है उसमें इंका, माया, एस्टेक सिविलाइजेशन सब खत्म, सब इतिहास के पन्नों में बंद। दे आर पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, वी आर द ओनली लिविंग सिविलाइजेशन। तो इसका मतलब हमारे अंदर तो फिटेस्ट होना चाहिए। तो अटल जी ने एक बात कही थी कि दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहां, यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहां है, दीप बुझे पश्चिमी गगन के, छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान। तो आप ये सोचिए, इसका मतलब लॉजिक तो ये कहता हम फिटेस्ट होने चाहिए, मगर हमें बताया जाता हम सबसे बुरे हैं। अब इसको भी हमारे दिमागों में कैसे भरा जाता है, यह भी हमें समझने की एक जरूरत है। मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। अगर आप लोग कभी जाकर देखिएगा, एक संस्था है, एक आप नेट पे भी जाके सर्च कर सकते हो, उसका नाम है सैंड, साइंस एंड नॉन ड्यूअलिटी। उसके ऊपर तो उन्होंने साइंस को और किस ढंग से कॉन्सेप्ट से कनेक्ट किया है, और जैसे ही वो, उसका भारत से कोई कनेक्शन नहीं है, और उसको जब आप खोलेंगे तो उसके फ्रंट पेज पे, जैसे वो मेन वेब पेज खोलेगा, होम पेज, उसके ऊपर जानते क्या लिखा है, ओम इज इक्वल टू MC स्क्वायर। अच्छा, अब आप कहेंगे चलो उन्होंने लिख दिया, इससे क्या होता है। अब मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज अभी 21वीं सदी की जो हुई है वो सन लेबोरेटरी में हुई है, जिसे गॉड पार्टिकल कहा, उसे हिग्स बोसॉन कहते हैं। उसका वास्तविक नाम हिग्स बोसॉन है, जो दो साइंटिस्टों के नाम पे है, इंग्लैंड के पीटर हिग्स, और बोसॉन शब्द भारत के सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी लॉबी में तांडव करते हुए नटराज की वह मूर्ति, शंकर जी की मूर्ति लगी है, और उसके नीचे ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट फिट्जे कैपरा का कोट है। फिट्जे कैपरा क्या कहता है कि अब जो विज्ञान ने यह निष्कर्ष पाया है कि ब्रह्मांड का निरंतर सृजन और विध्वंस होता रहता है, द इनफाइनाइट एंड परपीचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। इसलिए वो वहां पे उसने कोट लिखा हुआ है। फिर मैं कह रहा हूं, इसमें ना कोई इंडियन है, ना भारत सरकार का है, ना कोई संघी भाजपा है, और फिर भी वहां पे लिखा हुआ है, इतनी बड़ी उदात्त विचार लिखा हुआ है, परंतु हमें क्या बताया जाता है, शिवलिंग में ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा था, शंकर जी तो गले में सांप लपेटे रहते थे। अरे भाई, तू उस बुद्धि तक पहुंच जा, उस विचार दृष्टि तक पहुंच जा, उसके बाद कमेंट कर। अगर नहीं है तो बड़े बड़े साइंटिस्टों ने जो लिखा है उसे जाके समझिए कि उन लोगों ने ऐसा कहा। और फिर मैं एक और बात कहता हूं, देखिए साहब, उन्होंने कहा परपीचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड के अनेकानेक पुनर्जन्म हो रहे हैं, और उन्होंने कहा ये हिंदू थॉट से मैच खाता है। और जानते हैं, ये थॉट आप लोगों ने भी सुना है और पढ़ा भी है, ध्यान में नहीं है। बताएं कहां में पढ़ा है। जब रामचरितमानस में हनुमान जी रावण के दरबार में पहुंचते हैं तो वो पूछते हैं अपना परिचय दो, तो उसमें एक पंक्ति है जो चौपाई में हनुमान जी का कहते हैं, जासु अंश उपजय गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्मानी। जिसके अंश मात्र से अगणित ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते रहते हैं, और जाके बल लवलेश ते जिते हु चराचर धारी, जिसके बल के लेश मात्र से तुमने संपूर्ण चराचर जगत को जीत लिया है। तासु दूत में जा करी हरि आयो प्रिय नारी, मैं उस परम ब्रह्म का दूत हूं जिनकी नारी का तुमने अपहरण कर लिया है। अब आप ये समझिए, परपीचुअल क्रिएशन ऑफ डिस्टेंस। और मैं ये भी कहता हूं, मैं किसी की धार्मिक भावना हर्ट नहीं करना चाहता, परंतु अगर ब्रह्मांड का निरंतर सृजन विध्वंस हो रहा है और निरंतर ब्रह्मांड का पुनर्जन्म हो रहा है, तो हम तो ब्रह्मांड के हिस्से, हमारा पुनर्जन्म नहीं होता है। ये बात तर्क संगत है क्या? ये सोचने की बात है, फूड फॉर थॉट। जैसे जिसको नजर आता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, अब ये पूरा जो आपका दिखाई पड़ रहा है डाइस की लाइन, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, पर ये स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं, ये तो अर्थ के सर्किल के रेडियस का आर्क है। पर ये कब समझ में आएगा? जब कई हजार किलोमीटर ऊपर जाएंगे तब दिखाई पड़ेगा ये चक्र है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसलिए विराट दृष्टि से देखेंगे तो जीवन का चक्रीय क्रम समझ में आएगा।
और वह चक्रीय क्रम सब जगह है। हम श्वास लेते हैं तो चक्र है, हमारा हृदय धड़कता है चक्रीय क्रम में, हमारे हार्ट, लिवर, किडनी सब चक्रीय क्रम में काम करते हैं। उन सारे अवयवों से बने हुए सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम चक्रीय क्रम में काम करता है। हमें नींद और फिर दोबारा सवेरा होता है चक्रीय क्रम में। अर्थ अपनी एक्सिस पे साइक्लिक मोशन में घूम रही है, चारों तरफ उसके ये सूर्य के चारों तरफ साइक्लिक क्रम में, वहां से गैलेक्सी, मिल्की वे एंड द बिग बैंग, सब कुछ तो सर्कुलर है, बीच में सर्कुलर नहीं है। तो ये सोचने दीजिए कि वो सही है या विज्ञान की वो सोच जो हमारी सोच से मैच खाती है वह सही है। इसके बावजूद हमारे दिमागों में भरा जाता है कि हम जो है वो अवैज्ञानिक है। अब मैं ये कहना चाहूंगा, थोड़ी सी एक बात, शायद जिन्होंने मैथ्स किसी न किसी ने 6ठी 7वीं 8वीं तक तो सभी ने पढ़ा होगा, जानते हैं वो क्यों नहीं समझ पाते। देखिए, जब स्ट्रेट लाइन को सर्किल में कन्वर्ट करना होता है तो रेडियस अगर r है तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r, ठीक, या पाई इंटू डायमीटर। और पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, 3.14 से फिर आप करते चले जाइए। वो अनडिटर्मिनिस्टिक है, उसका एंड कभी नहीं आता है। वो आप 50 पॉइंट ऑफ डेसिमल तक चलते चले जाइए, एंड नहीं आता है। इसका अर्थ क्या होगा, अगर स्ट्रेट लाइन से सर्किल को समझने की कोशिश करोगे तो वो अनडिटर्मिनिस्टिक है। वो आप कभी जाके उसका सब्स्टेंटिव न्यूमेरिक डिटर्मिनेशन कर ही नहीं सकते। बात समझ लो, उसके लिए आपको वृत्त की परिधि पर जाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा केंद्र क्या है, त्रिज्या क्या है और परिधि क्या है। अब आप कहेंगे ये बातें विज्ञान की हैं। नहीं साहब, ये बात धर्म की है। कैसे? ये रावण के 10 सिर थे और एक सिर कटता था, दूसरा उगाता था। तो क्या कहा था विभीषण ने, इसकी नाभि पे जाके मारिए, वहां पे अमृत है। यानी वृत्त को नियंत्रित करने के लिए वृत्त के केंद्र में जाना पड़ता है। परिधि पे आप चलते रहिए अनंत काल तक, कभी वृत्त का अंत नहीं मिलता। और इसलिए जो मैंने पहले भी कई बार कहा है कि रावण के 10 ही सिर क्यों थे, 15-20 क्यों नहीं थे? और एक सर कटता था, दूसरा सर क्यों उगाता था? और यदि उसके 10 सिर भी बांध लिए जाएं तो उसका नाम दशानन यानी 10 मुख वाला क्यों था? उसको हम 10 शीश भी तो कह सकते थे, 10 ग्रीव भी तो कह सकते थे, 10 कंधर भी तो कह सकते थे, दशोदर भी कह सकते थे, और दशानन ही क्यों कहा? और जब उसका सर कटता था भगवान भी रोक नहीं पाते थे। ये कहानी नहीं है, ये मैंने आपको जो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला बताया उसका एक रिप्रेजेंटेशन है। कैसे? 10 की संख्या इसलिए है कि 10 हमारे शरीर में इंद्रियों की संख्या है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। और दशानन वो इसलिए है, 10 इंद्रियों का खुला हुआ मुख, 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा, द एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी ऑफ ऑल द 10 सेंसेस। और एक सर कटता है तुरंत दूसरा उगाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि एक आप इंद्रिय की कोई इच्छा पूरी करिए, इमीडिएटली इट विल गेट रिप्लेस बाय अदर, इवन गॉड कैन नॉट स्टॉप। परंतु उस अपरिमित शक्ति को कौन नष्ट करेगा? राम। राम शब्द का क्या अर्थ है? ये रम धातु से बना है, जिससे आपने रमणीक शब्द सुना होगा, रमता जोगी शब्द सुना होगा। रमने का अर्थ होता है किसी चीज, कहते हैं बड़ा मन रमता है तुम्हारा इसमें। रमने का अर्थ होता है सेटिल होना। राम शब्द का संस्कृत में अर्थ है रमन्ते इत रामः, वह तत्व जिसमें संपूर्ण संसार, संपूर्ण सृष्टि